नाम सुना है? पोन्टाइन, ब्रेन में पोन्टाइन का अगर हेमरेज हो तो उस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में पेशेंट का प्यूपिल पिन पॉइंट होने वाला है। अब एक प्रश्न मैं आपको लिखाना चाहूंगा, वो प्रश्न आपके लिए काफी सवालों के जवाब लेके आएगा। तो आप उस प्रश्न को लिखिए, उसके जवाबों को देने का प्रयास कीजिए, ठीक है? स्टार्ट करिए। वो प्रश्न क्या है, या स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए फार्मर, ए फार्मर कम्स इन इमरजेंसी with with pinpoint pinpoint with pinpoint pupil, ठीक है? इंक्रीज सिक्रेशन, डायरिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन, ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन। और साथ में जो हार्ट रेट था, वो हार्ट रेट था 220, 220। बीपी था उसका 210 ऑब्लिक, मानो आप 100 मान लो, ठीक है? तो आपको फाइंड करना है, फाइंड पॉसिबल डायग्नोसिस, पॉसिबल डायग्नोसिस। ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि सर पिन पॉइंट प्यूपल, यहाँ पे M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, सिक्रेशन M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, डायरिया M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यहाँ पर भी M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन M3 रिसेप्टर की बात हो रही है, हार्ट रेट M2 रिसेप्टर की बात हो रही है, ठीक है? बीपी हार्ट रेट से कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्टेक्ट में। तो साहब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं M3 को रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता हूँ तो ये सारे इफेक्ट मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। समझना क्वेश्चन को ध्यान से। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात वो है, अगर मैं M2 को स्टिमुलेट करता हूँ, अगर मैं M2 को स्टिमुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए था? मुझे हार्ट रेट कम देखने को मिलना चाहिए था। अगर मुझे बीपी हार्ट रेट को देखूँ तो कम देखने को मिलना चाहिए था, अगर ऐसा होता है, अगर M2 स्टिमुलेट होता है। अगर ये स्टिमुलेट होता है तो मुझे ऐसा देखने को मिलने वाला था। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन में मुझे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से मुझे बीपी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस प्रश्न का जवाब हम आपके सामने देखेंगे। आपके सामने इमरजेंसी में ऐसा मरीज आया, ऐसा क्यों हुआ, मरीज ऐसा मरीज क्यों आया आपके सामने, इसका जवाब हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि क्या इंक्रीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एस्टेज तोड़ने वाला अब है ही नहीं। वो क्या हो चुका, परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट का पॉइजनिंग हुआ है। अब साहब एसिटाइल कोलिन क्या हुआ है, ये इंक्रीज हो गया। हमें क्या पता है, हमें कुछ रिसेप्टर के बारे में अच्छी तरह पता है कि साहब एक होता है, एक क्या होता है, एन एन रिसेप्टर होता है, एक एम रिसेप्टर होता है। अगर मैं M1 की बात करूँ, M2 की बात करूँ, M3 की बात करूँ, ठीक है? ये कुछ रिसेप्टर आप जानते हो अच्छी तरह, और इन्हीं रिसेप्टरों के प्रभाव से ही ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है? जो भी आपको बीपी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं M2 की बात करूँ तो मुझे अच्छी तरह पता है कि साहब हार्ट रेट कम होना चाहिए था, और बीपी भी कहीं ना कहीं कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर एन रिसेप्टर की हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमम स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऑप्टिमम ऑप्टिमम स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। ऑप्टिमम से क्या मतलब होता है, इसको इतना स्टिमुलेशन चाहिए कि ये अपना कार्य कर सके, ना तो ज़्यादा ना कम। अगर अगर इसको कम स्टिमुलेट किया जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, आपका माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलेगा, और ज़्यादा स्टिमुलेट होएगा तो कोलिनर्जिक क्राइसिस देखने को मिलेगा इस रिसेप्टर की सहायता से। मतलब बीपी की अभी तक हमने कोई बात नहीं करी है।
अब एक चीज मुझे और बताइए, आपको एक डायग्राम में यहाँ पे बता देता हूँ। आपने देखा होगा साहब, यहाँ पे ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की मैं बात करूँ, अगर शुरू में मैं आपको बता के आ रहा था, वहाँ पे यहाँ से कुछ नर्व निकलती है, क्रेनियोसेक्रल यहाँ निकलती है, यहाँ पे एक क्या होता है, गैंग्लिया बनता है, जिस पर क्या होता है, एन एन रिसेप्टर होता है। सेम सेक्रल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे एन एन क्या होता है, रिसेप्टर होता है।